नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को एक आतंकी को पकड़ने में सफलता मिली है। मंगलवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे पकड़ा गया। इस आतंकी ने 8 महीने पहले आतंकवाद का रास्ता चुना था और इलाके में आतंकी की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे थे। उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल भी बरामद की गई है और इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 10 RR SOG डोडा एंड 33 बटालियन CRPF एक गांव शेखपुरा जो गुंदरा तहसील में पड़ता है उसको कार्डन किया था। तो दौरान सर्च वहां से तनवीर अहमद मलिक सन ऑफ जमालुद्दीन मलिक एज 26 ईयर्स जो टांटना का रहने वाला है, इसको वहां से पकड़ा गया और दौरान तलाशी इससे एक पिस्टल 10 राउंड्स पिस्टल के 41,100 रुपया और एक चाकू बरामद किए गए। कब से ये तलाश जारी थी और ये किन आतंकवादियों के साथ था? तनवीर अहमद मलिक पुलिस के रिकॉर्ड में 9 फरवरी 2020 से मिसिंग चला आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में हुए 2 आतंकवादी हमलों को लेकर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने आतंकी हमले में हुई जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताया है। दोबारा अटैक हुए हैं और इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF के लोगों की तरफ अननोन टेररिस्ट एलिमेंट ने किए हैं और कुछ सिविलियन हलाक हुए भी और इसमें घायल हुए हैं। ये बहुत दुखद बात है कि हमारे सिविलियंस इस तरह घायल हो रहे हैं और इस तरह हमला किया जा रहा है। ये सारा का सारे कार्यक्रम एक इंसानियत के खिलाफ है। इसके लिए जितना जो भरसक प्रयत्न हो भारत की गवर्नमेंट को करना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द ये चीज़ खत्म हो, क्योंकि कश्मीर या कोई भी इलाका हो, यहाँ पे जब सिविलियंस पे अटैक होता है, उन पे हमला होता है, तो एक किस्म से इंसानियत पे हमला होता है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ है। ये कोई भी नहीं सहेगा कहीं भी दुनिया में। लॉकडाउन के कारण CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इन सब पर अब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विराम लगा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के अलावा देश में कहीं भी CBSE की 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छूटी हुई परीक्षा आयोजित की जाएंगी। छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का वक्त भी दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और लीगल नोटिस भी भेजा गया है। कांग्रेस ने यह शिकायत सुशील कुमार मोदी के उस आरोप के बाद कराई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से लड़ने के लिए विपक्ष ने कोई भी मदद नहीं की है। और इसके बाद बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने यह कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने अपना वेतन दिया है। उन्होंने कहा कि कई और विधायकों ने भी इस दौरान मदद की है, लेकिन सुशील मोदी ने झूठा ट्वीट किया है। केजरीवाल सरकार अपने खजानों को भरने के लिए नए तरीके खोज रही है। सरकार ने हर तरह की शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है और दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की है, जिसे लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली में अचानक इस प्रकार से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा देना, डीजल 7 रुपया 10 पैसे महंगा हो गया दिल्ली में और पेट्रोल 1 रुपया 67 पैसा महंगा कर दिया गया, जबकि पूरे देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता के ऊपर लॉकडाउन में दोहरी मार है। ये अन्यायपूर्ण कदम है और बीजेपी इसकी निंदा भी करती है और हम ये भी मांग करते हैं दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल सरकार से, कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इस कदम को वापस लें। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में टेस्टिंग क्षमता को प्रतिदिन 15,000 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है और साथ ही किसानों को खरीफ फसलों को लेकर बीज और अन्य दूसरी जरूरी चीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
हिमाचल से बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए बारी बारी से पास जारी होंगे और ये एक साथ जारी नहीं किए जाएंगे। कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे आदेश जारी किए हैं और बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला से प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारी दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर डोटासरा ने उपस्थित रजिस्टर, जांच लेबोरेटरी, ओपीडी सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर मंत्री डोटासरा ने संतुष्टि भी जताई और इस दौरान मंत्री ने लक्ष्मणगढ़ में शुरू हो रहे ट्रॉमा सेंटर को अस्थायी रूप से एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही शुरू करने की बात कही है। बाद में मंत्री ने उपखंड कार्यालय में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान मंत्री ने राशन की दुकानों, खाने की वितरण व्यवस्था, क्वारंटीन सेंटर्स और बाहर से आने जाने वाले श्रमिकों के लिए उचित व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ली। सीएससी लक्ष्मणगढ़ का सबसे पहले अधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया। वहाँ पर एक दो व्यक्ति बिना मास्क के लगा तो उनको समझाइश की गई कि हर आने वाले व्यक्ति अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसको 100% रूप से मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर से उसके हाथ धुलाए जाएं जाते वक्त और आते वक्त। स्टाफ का जब हमने देखा तो पूरा स्टाफ अपने अपने काम में लगा हुआ था और जितने लोगों ने हाजिरी कर रखी थी या जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उस पूरे के पूरे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। बहुत अच्छा लगा। कम से कम 150 के लगभग ओपीडी प्रतिदिन हमारी लक्ष्मणगढ़ सीएमसी की हो रही है, तो इससे बड़ा अच्छा कोई काम। लगभग 40 दिन के बाद सोमवार को जयपुर शहर में शराब की दुकानों के ताले खुले तो लोग दुकानों की ओर उमड़ पड़े। हर शराब की दुकान पर ऐसा माहौल देखने को मिला जैसे किसी अंधे को कई सालों के बाद आंखें मिल रही हों। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा सोमवार को जयपुर शहर की शराब की दुकानों पर देखने को मिला, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर आबकारी विभाग ने तुरंत दुकानें बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं मंगलवार को शराब की दुकान नियम के अनुसार खुली और सोशल डिस्टेंसिंग, विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहां पर रखा गया। ऐसे में मंगलवार को सुबह 8 बजे से ही शराब की दुकानों के बाहर शराब के शौकीनों की लाइनें लग गई थी। राजस्थान के अजमेर में फंसे पश्चिम बंगाल के करीब 1188 लोगों को एक ट्रेन पश्चिम बंगाल लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इन सभी लोगों को हुगली जिले के डानकुनी रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इसके बाद इन सभी लोगों को स्वास्थ्य जांच इन सभी लोगों की गई और बता दें कि इन सभी लोगों को उनके जिले में भेजने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी नजर आए। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं और इसी तरह की एक ट्रेन केरल से बिहार के मजदूरों को लेकर दानापुर के लिए निकली थी, जो सोमवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद उन्हें भोजन और पानी दिया गया, लेकिन घटना के बाद खाने को लेकर चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे रेलवे में सफर कर रहे लोग रेल प्रबंधन द्वारा दिए गए खाने को लेकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और उसे बाहर फेंक रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों ने मुर्दाबाद तक के नारे भी लगाए। ये क्या करेगा? इसके लिए केवल सिस्टम से काम नहीं होता है, अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकार में जो भी मंत्रालय है, किसी के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इस बारे में चुप रहेंगे, यहाँ के सांसद चुप रहेंगे। रेल में जब कुछ अच्छा काम हो जिसमें मीडिया में आने का अवसर हो तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, जाके फोटो खिंचवाएंगे। और रेल ने जो खाना दिया, बासी खाना लोगों को दिया, लोगों ने वो खाना फेंक दिया और वो चूल कटवाने में व्यस्त है, अपना हेयर स्टाइल चेंज करने में व्यस्त है। यही हाल है पूरे केंद्रीय सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है, उनका हाल ही यही है।
बंगाल में कितने लोग मर रहे हैं, किसमें खुश होना है, इस पर उनका ध्यान ज़्यादा है। अपना क्या कर्तव्य है, अपना क्या हम ठीक से करना चाहिए, इस पर उनका ध्यान नहीं है। देश में लॉकडाउन लागू किया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन इसी के साथ जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में ऐसे ही सैकड़ों लोग एक साथ कूच करते हुए देखे गए। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं ताकि ऐसे लोगों को इनके घरों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। गुजरात में सूरत की तरह अहमदाबाद के पूर्वी इलाके सोनी की चाली के पास भी अन्य प्रांत के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। उन्हें अपने गांव जाना है, लेकिन किसी भी प्रकार की वाहन व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम यहां इकट्ठा हो गया। इससे कोरोना की इस महामारी में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ी और हालात के मद्देनजर उच्च अधिकारियों का काफिला भी मौके पर पहुंचा। शहर के बीजेपी विधायक जगदीश विश्वकर्मा ने लोगों को बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ रहकर अपना नाम सूचीबद्ध करवाकर विशेष व्यवस्था द्वारा अपने अपने प्रदेशों में जा सकते हैं। सोनी चाली से लगभग एक ट्रेन पूरा लगभग 1200 लोग को यहाँ से बिहार ट्रेन में भेजा गया था। तो इन्हीं का जो पब्लिक आए तो उनका यही उम्मीद था कि आज भी यहाँ से बसेस जाएंगे बिहार के लिए और उसमें बैठ के अपना घर वापस लौट सके। इस उम्मीद से काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हुआ है, बट इनको समझा दिया गया कि जब आपका मंजूरी आएगा आपकी खुद की डिस्ट्रिक्ट से और जब यहाँ से लिस्ट जाए आपकी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और वहाँ से जब मंजूरी आएगा और जब आपको फ़ोन करके बताया जाएगा उसी टाइम पे यहाँ आने के लिए, और जब परमिशन आने के बाद ही अपना घर जा सकते हैं। तो ज़्यादा होप था पब्लिक में कि कल बसेस निकली है, आज भी बसेस निकल सकते करके होप था। इसमें मैसेज एंड तक पहुँचा नहीं है। कई लोग इनका दोस्त लोग कल निकल गए तो उनको यही लगा कि ये लोग निकल गए तो हम भी निकल सकते, हमारे लिए भी बसेस लग सकते। बल्कि इनको कल बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जब परमिशन आएगा तभी आप जा सकते हैं। बट कई लोग तक ये मैसेज पहुंच नहीं पाया, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ। बट यूपी का अयोध्या कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर ऑरेंज जोन में है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अयोध्या में स्थानीय स्तर पर व्यापार मंडल के सदस्यों, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और व्यापारियों से बातचीत कर दुकानों के खुलने का नया रोस्टर बनाया है, जिसके तहत सप्ताह के अलग अलग दिनों में 3 दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सप्ताह के 7 दिन खुली रहेंगी। प्रकार की दुकानें हैं, हमने उनकी थोड़ी रोस्टरिंग की। ये हमने कल व्यापार मंडल, इंडस्ट्री एसोसिएशन और जितने भी तरह के यहाँ व्यापारियों के संगठन हैं उन सब से हमने कल बातचीत की कि किस प्रकार से वो सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे, और उनके जो सुझाव थे उसी के क्रम में हमने रोस्टरिंग की है। हमने कुछ दुकानें जो हैं वो 3-3 दिन करके हफ्ते में अलग अलग दिनों पर चलाई हैं, और कुछ दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटी की हैं उनको 7 दिन चलाई हैं। जिनको 7 दिन चलाई हैं उसमें कुछ में जो है टाइम रेस्ट्रिक्शन भी रखा है, ताकि जैसे कुछ दुकान जैसे मिठाई की दुकानें हैं वो 2 से 6 बजे तक चलेंगी, और कुछ जैसे दवा की दुकान है वो सुबह से शाम तक चलेंगी। तो इस प्रकार से हमने टाइम का और डेज का रोस्टरिंग करके अनुमति दिया है। जो हमारा जनपद है अभी यहाँ कोरोना ज़ीरो है, और इसमें हमारा जो बैरियर है सीमाओं पर जो बैरियर लगे हुए हैं उसमें खासतौर से गाइडलाइन दी हुई है कि जो पासेस हैं उन पासेस जो डीएम पासेस जनरेट कर रहे हैं उसी के आधार पर जो है वो एंटर करेंगे। दूसरा जो मालवाहक वगैरह हैं उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको आने जाना आराम से दिया जा रहा है। शहर के अंदर भी बैरियर लगे हुए हैं और भ्रमणशील फोर्स लगातार है। जैसा डीएम साहब ने बताया कि हर दुकानदार को 5 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि मास्क खुद पहनेंगे और नाक को ऊपर चढ़ा के पहनेंगे। कई दुकानदार देखे जा रहे हैं कि मास्क नीचे लगा दे रहे हैं, मास्क को नाक पे चढ़ा कर पहनेंगे। दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले लगवाएंगे दुकान के सामने। तीसरा होम डिलीवरी का नंबर जो है डिस्प्ले करेंगे। चौथा आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कराएंगे। और
पहले दिन शराब की दुकानें खुलने के बाद पहले ही दिन शराब की दुकानों के आगे जो नज़ारा दिखा वो आज भी जारी रहा। शराब की दुकानों पर लगी लोगों की भीड़ के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के नैनीताल में अजीब नज़ारा देखने को मिला। माल रोड पर स्थित शराब की दुकान पर लोग अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी शराब लेने के लिए डटे रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। लगभग 1.5 महीने बाद खुली दुकानों पर शराब के शौकीनों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने शहर के हर मोहल्ले में घर घर जाकर मास्क वितरित किए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी क्रम में ये एक सराहनीय काम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के सबके आदेशानुसार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस आपदा समय में जो कोरोना का मामला है उसमें लोगों के लिए मास्क की बहुत अनिवार्यता है और लगा के रखना है। इस तारतम्य में अंबिकापुर नगर निगम के जो भाजपा के सभी पार्षद हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे शहर में लगभग 1 लाख मास्क, क्योंकि अब अनिवार्य हो गया है पूरे जनता के लिए, हम लोग हर एक वार्डों में 48 वार्डों में बांटेंगे। उसी तारतम्य में आज हम सब वार्ड नंबर मतलब कबीर वार्ड है, राजेंद्र वार्ड है, इन दोनों में आज वितरण किया जा रहा है और लगभग 1 लाख मास्क करीब हम लोग पूरे शहर में बांटेंगे। कोरोना के दौरान लॉकडाउन को देखते हुए एक तरफ जहां सरकार और विभिन्न संस्थाएं सेवा में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओसिया में अस्पताल में रक्त की कमी न रहे, इसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय युवा हरिकिशन सारण ने एक पहल की है। युवा हरिकिशन ने व्हाट्सएप पर सुपरफास्ट 2 नाम से एक ग्रुप के जरिए क्षेत्र के युवाओं से रक्तदान करने की अपील की है। इसी के तहत सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्क्रीनिंग भी साथ में हो जाती है, इसलिए अभी ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं लोग, हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं क्योंकि कोरोना नहीं होता है। इसलिए मोबाइल टीम कैंप करने जाती है और फिर जैसे इमरजेंसी सर्जरी वगैरह हो तो उसमें एक जना एक दिन डोनेट करता है तो वो 3 जनों के काम आता है। प्लाज्मा अलग से बनता है और प्लेटलेट। जिस तरीके से लगातार देश भर में लॉकडाउन लागू है और वहीं अस्पतालों में खून की कमी के आसार बने हुए हैं, इसी को लेकर के एक युवा ने यह सराहनीय काम किया है। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और युवाओं में रक्तदान के लिए एक जोश भरा और इसी के तहत अब ये रक्तदान शिविर यहां पर आयोजित किया गया। लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन फिर हरियाणा के करनाल शहरी क्षेत्र में ही एक और नया कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिला है। इस बार उत्तम नगर इलाके में संक्रमित मरीज पाया गया है। 19 वर्षीय कोरोना वायरस से संक्रमित युवक दिल्ली से आया था। प्रशासन ने युवक को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। उसके क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 24 घंटे में तीसरा पॉजिटिव ये मामला सामने आया। वहीं इस मामले को लेकर एएनपी न्यूज ने करनाल सीएमओ अश्विनी कुमार आहूजा से खास बातचीत की है। लॉकडाउन का करनाल में जो है तीसरा चरण चला हुआ है। अगर बात करें तो करनाल में जो है कल की स्थिति बताएं तो कल जो है कोरोना के 2 केस जो है सामने जरूर आए थे। अगर आज की बात करें तो आज भी एक केस सामने आया है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल के सीएमओ अश्विनी आहूजा जी। उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहना चाहिए। जो कल 2 पेशेंट आए थे कोरोना महामारी के तहत जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें कल जो 2 पेशेंट आए थे, एक रामनगर से, एक पृथ्वी विहार से। आज भी एक पेशेंट आया है जो कि पृथ्वी विहार के पास ही करण विहार के और उसके बीच में है। तो इनमें से रामनगर वाले पेशेंट की और जो आज डायग्नोज हुआ है, ये दोनों की पिछले 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली से ट्रैवल की हिस्ट्री है। और जो एक तीसरा मिला पृथ्वी विहार का, वो हमारा शायद सब्जी वेंडर है। वो वैसे क्लिनिकली बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस डाउन कर लिया है, बिल्कुल ठीक हैं। सारे पेशेंट नेगेटिव आए हैं। क्वारंटाइन एक्टिविटी कंटेनमेंट जोन बना दी गई है। कंटेनमेंट जोन के तहत पब्लिक की स्क्रीनिंग कर ली गई है, वो भी बिल्कुल ठीक है।
आज वाले पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स को कल्पना चावला पहुंचा दिया गया है। आज जो पेशेंट पॉजिटिव आया उसको आदेश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए रेफरल स्लिप और रिपोर्ट के साथ कल्पना चावला से रेफ़र करवा दिया गया है। वो समवेयर इन रास्ते में होगा, पहुंच जाएगा। अभी सर टोटल कितने मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव के? अभी तक कितने केस सामने आ चुके हैं? जिला करनाल में अब तक टोटल 9 पेशेंट डायग्नोज हुए हैं, जिनमें से 5 पहले ठीक होके घर जा चुके हैं। 3 ये कल और आज में जो आए हैं। एक दुर्भाग्यवश पहले डेथ हो गई थी रसीन गांव के ज्ञान सिंह की। तो टोटल 9 में से आज की डेट में 3 एक्टिव पेशेंट हमारे पास हैं। आपको कोरोना का इन्फेक्शन होगा तो आप किसी और को भी दे सकते हैं। ये थे हमारे साथ सीएम मौसमी आहूजा। इन्होंने करनाल की जनता से जो है अपील की है, यही कहा है उनको कि जो लोग हैं अपने घरों में ही बने रहे, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, मास्क का प्रयोग करें, लगातार हाथों को धोते रहे। अगर अभी भी सड़कों पर भीड़ जो है इसी प्रकार दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं जो उनको फैसिलिटी अब दी गई है उसको वापस भी लिया जा सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जो केस पॉजिटिव आया उनके घर को जो है होम क्वारंटाइन किया गया है और वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम भी चेकिंग कर रही है। अमित भटनागर, एएनबी न्यूज, करनाल। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में कल से नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। ये बड़ा फैसला लिया गया है। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी ने ये निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। मुंबई में जहां एक तरफ लगातार वहां पर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब कल से शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने ये निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये अहम फैसला, एक तरफ जहां देश भर में शराब की दुकानें जब से खुली हैं तो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लगातार शराब के ठेकों पर भीड़ देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में मुंबई प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी कमिश्नर ने ये निर्देश जारी किए हैं कि कल से वहां पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। शराब के शौकीनों को एक बार फिर से ये बड़ा झटका लगा है और लॉकडाउन और कोरोना के संकट में जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है किस वजह से ये अहम फैसला लेना पड़ा? देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरीके से पिछले सोमवार को जब शराब की दुकान खुली तो वहां पर कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए, जिसकी वजह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखाई दिए। जिस वजह से आज थोड़ी देर पहले मुंबई के बीएमसी जो कमिश्नर मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर प्रवीण परदेसी, उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि कल से मुंबई में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगे, क्योंकि जिस तरह से शराब की दुकान खुलती है वहां पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल लोग ध्यान नहीं रख रहे और पुलिस को काफी बल का उपयोग करना पड़ रहा है। इस वजह से नागरिकों की सुरक्षा के लिए और तमाम जो मुंबई कर जो अपने घरों में बैठे हैं और कोरोना वायरस संक्रमण के इस जो जंग में लड़ रहे हैं, उन सभी के हितों में ध्यान रखते हुए बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है कि कल से मुंबई में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग एक साथ निकले और शराब की दुकानों के बाहर जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया, क्या इसकी वजह से भी कुछ मामले बढ़े हैं या संक्रमण का कोई ऐसा मामला सामने आया है? देखिए, अगर बात करें संक्रमण के मामले की तो जिस तरह से महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 1,500 के आसपास आज मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या दर्ज की गई है और महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। जिसके बाद मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी सर्वाधिक केस आज दर्ज किए गए, जिसके बाद बीएमसी ने यह फरमान जो है आदेश जारी किया है कि अगर शराब की दुकान खुले रहेंगी तो लोग लंबी लंबी कतार लगाएंगे और अपने घरों से बिना आवश्यक के ही अपने घरों से बाहर निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखें। ऐसे में अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर भी कोरोना का संक्रमण पाया जाता है तो उससे कोरोना का जो प्रसार है वो काफी लंबा फैल सकता है। इस वजह से बीएमसी ने ऐसे जो नियम है वो कठोर नियम उन्होंने आज से लागू किए हैं। जी शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शराब के शौकीनों में काफ़ी दिलचस्पी देखी गई थी शराब की दुकानें खुलते ही, लेकिन अब क्या कुछ आसार हैं कब तक ये उनको इस तरह ही शराब के बिना रहना पड़ेगा?
देखिए, बीएमसी ने हालांकि कल से शराब की दुकानों को बंद करने का ऐलान तो किया है, लेकिन अगले आदेश तक इसे बंद करने का ऐलान किया है। ना ही कोई डेट बताया है बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेसी ने, कि ना ही कोई डेट बताया कि वो कब तक दुकानें खुलेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए यह जो दुकानें हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया। और बहुत बड़ा फैसला लिया, क्योंकि मुंबई की विभिन्न इलाकों में जिस तरह से तस्वीर सबके सामने आई थी, लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे। दुकान खुलने से पहले ही 4 घंटा पहले वो लंबी लंबी लाइनों के लंबी लाइनें लगा रहे थे और अधिक मात्रा में शराब की बोतलें अपने घर पे ले जा रहे थे, जिससे जो शराब पीकर हम देखते हैं कई लोग यहाँ पर सड़क पर बेवजह घूमते हैं। ऐसे कई सारे अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेसी ने यह कठोर निर्णय लिया है। जी शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में ये बड़ा फैसला लिया गया है मुंबई में, और अब वहां पर कल से शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ www.covidhelp.punjab.gov.in ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਵੋ, www.covidhelp.punjab.gov.in। हाँ भाई गुरप्रीत पुत्र। हाँ जी पापा जी। www.covidhelp.punjab.gov.in ते जाके अपने अपने फॉर्म भर लो। जी पापा जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित में जारी। अरे भैया क्या बताएं, कर्फ्यू लगा हुआ है, बस हम तो अपनी बीवी बच्चों के पास जाना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, बहुत परेशानी है। कैसे हो भैया? आप तो सब जानती ही हो दीदी। घबराओ नहीं, पंजाब सरकार आपकी सभी परेशानी को समझती है। इसीलिए जो विद्यार्थी व मजदूर भाई बहन अपने अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं, वो वापस जाने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट www.covidhelp.punjab.gov.in पर जाकर फॉर्म भर के वापस जा सकते हैं, जिसमें आपकी सुरक्षा का अहम ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद दीदी। ऑनलाइन लिंक एक बार दोबारा सुने, www.covidhelp.punjab.gov.in, पंजाब सरकार द्वारा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर समाज सेवी वीणा अरोड़ा ने उनके बड़े भाई सीएम मनोहर लाल खट्टर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं और कोरोना महामारी के इस संकट से हरियाणा को उबारने के लिए सीएम मनोहर लाल को शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही वीणा अरोड़ा ने सीएम खट्टर के जीवन, संघर्ष और अपने बीते दिनों को बताते हुए कहा कि 1947 में उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया और हरियाणा के रोहतक जिले के निदाना गांव में बस गया था, जहां मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था। हरियाणा के कैथल जिले में डिपो होल्डरों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिले के कुछ डिपो होल्डर गरीबों का राशन खुद ही डकार रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उपमंडल गुहला के गांव नंदगढ़ के डिपो होल्डर बलजिंदर काफी लंबे समय से लगभग 30 से 35 बीपीएल परिवारों के राशन वितरित संबंधी मनमानी कर रहा है और जिसको लेकर के महिलाओं ने डिपो होल्डर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपमंडल अधिकारी को शिकायत भी दी है। तो आप क्या शिकायत लेके आए हो?
अब जी मेरा पहला था पीला राशन कार्ड वो कट गया, फिर ये बेकारे मैंने पैसे दे 500 रुपया, 300 एकड़ का ले लिया थी, 200 एकड़ का ले लिया, 500 रुपया ले लिया, इसका सरवाड़े आवेंगे फिर बने। किसने लिए पैसे? डिपो होल्डर ने ले ली। डिपो होल्डर को नाम क्या है उसका? बलजिंदर। इन्होंने एक कंप्लेंट की थी जी पहले जी, तो उसके बेस पर इंक्वायरी की गई थी। इनकी इंक्वायरी में जो कमियां पाई गई उसके बेस पे इसके डिपो की सप्लाई जो है सस्पेंड कर दी गई थी जी। इसके पास कुछ बकाया राशन था जी, जो गांव के गरीब लोगों का ही है, तो ये उस राशन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा दूसरे डिपो के पास जी, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो अब क्या कार्रवाई कर सकते? हमने इसको नोटिस दे दिए हैं जी, अगर ये नोटिस के बावजूद भी ट्रांसफ़र नहीं करता तो इसकी पुलिस केस दर्ज करवा दिया जाएगा, FIR लॉज हो जाएगी और पुलिस कस्टडी में जो है राशन लिया जाएगा। तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? स्टार्ट हो चुकी है जी, प्रोसेस में है, प्रोसीजर होता है एक, उसी के अनुसार चलना सर। पड़ता है। इसमें लोगों ने उन्हें पर आरोप लगाया कि हमारा राशन दिया नहीं, उन्होंने खा लिया है, ऐसा कुछ अगर सामने आता है तो फिर ये जांच जारी है जी, ऑनलाइन में पता लग जाएगा किसका अंगूठा लगा। ये महिलाओं की शिकायत एक डिपो होल्डर के विरुद्ध है, जिसके बारे में हमने DFSC से बात करी है, जिन्होंने बताया कि डिपो होल्डर के विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके कारण वो कार्रवाई कर रहा है विभाग। तो उनका ये आरोप है कि डिपो धारक पैसे भी मांगता है, कोई BPL या कोई दूसरा कार्ड बनाने के लिए। उसकी भी जांच विभाग द्वारा की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोरोना लॉकडाउन के चलते कई जिलों और राज्यों में लोग फंस गए। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे प्रवासी मजदूरों की परेशानियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल सेक्टर 77 में रहने वाले मजदूर परिवारों ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से राशन मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, जबकि राशन के लिए मजदूर हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन सुविधा में भी अप्लाई वो कर चुके हैं। हमारा समस्या है सर, हम एम्स में भांजी का इलाज कराते हैं। लॉकडाउन पहले हम इलाज कराने उसका आए थे, न उसका इलाज हो रहा है, न कोई गाड़ी का साधन है एम्स तक पहुंचने के लिए। हम यहाँ फंसे हैं, हमको निकालिए। यहाँ 1.5-2 महीना से ज़्यादा हो गया, आज तक कोई न खाना देने आता है, न कोई पूछने आता है। खाली आएगा बस वो जांच करके चला जाता है या पर्ची बना लिख के नाम ले जाता है लोग को। ये भी बोल देता है कि इसका भरोसा मत करना, सरकार को भेजेंगे, मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, इसका गारंटी हमारे पास नहीं है। भूखा मर रहा है। यहाँ भी सरकार बता रहा है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम लोग को कुछ ना मिला। हमको सिर्फ घर गाँव जाना है, नहीं यहाँ काम है नहीं धंधा है, क्योंकि सारे बंदा ये सब मजदूर मर रहे हैं। कितने दिन से खाना नहीं मिल रहा है? जब से लॉकडाउन हुआ है जब से यही हाल है। हम कौन वहाँ से पैसा लेकर थोड़ी आए थे, हम सरकार ने गाड़ियों से सामान दे रहे हैं, सूखा भी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहा है। कोई भी प्रूफ बताइए, कोई भी ना दे रहा है। सरकार ने एक नंबर जारी कर रखा है, उसका कोई किसी का नंबर नहीं लगता है। अभी देखिए कितना फोन में नंबर है, एक भी नंबर नहीं लगता है। एक रूम में 10-10 आदमी 25 आदमी रह रहा है। बीमारी तो ऐसे फैल जाएगा, जो जहाँ का है वहाँ का जितना आदमी है इतने गांव में जाएगा तो वो अपने घर में रहेगा तो बीमारी इससे कंट्रोल होगा, घेरने से बीमारी नहीं जाएगा। तो सरकार तो घर भी छोड़ रही है, हर किसी को बस छोड़ रहा है। घर जाने दे, हमको प्राइवेट बस चला दे, हमको अपना चले जाएंगे। सरकार अपना घर में रहे बैठे हमारा इंतजाम कर दे, हम अपना खुद चले जाएंगे कैसे भी करके। तो अभी सरकार से कोई भी मदद नहीं मिल रही, नहीं है, कोई सहायता नहीं है। अब देखेंगे 1-2 दिन, अगर कोई सुनवाई नहीं होगा हम सारे आदमी हम लोग रोड पर उतरेंगे, पैदल जाएंगे। घर का करेंगे, मरेंगे चाहे जिएंगे। बीमारी से ऐसे मर जाएंगे भूखे, बीमारी से बाद में मरेंगे, भूखे पहले मरेंगे। दिल्ली कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली में लॉकडाउन में छूट दिए जाने पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। करके दिल्ली के अंदर जो परिस्थितियां उभर करके आई उसमें कई सवाल जो खड़े हुए हैं, तो आज सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं और ये सवाल जनता के हैं जो हम जानना चाहते हैं। लॉकडाउन का फैसला सरकार का है, सोच समझ के ये फैसला ज़रूर लिया होगा, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि इस लॉकडाउन में छूट के बाद सरकार का क्या, प्रदेश लेवल पर क्या उनका प्लान है, दूसरा जिला स्तर पर उनका क्या प्लान है और लोकल क्या प्लान है, जिसके तहत लोग यदि किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उनको सरकार किस तरह से मदद पहुंचाएगी। मैं समझता हूं ये बड़ा संकट जो पिछले लॉकडाउन पीरियड में मजदूर, गरीब या वो लोग जो इस लॉकडाउन में फंस गए हैं, उनके सामने जो लगातार निरंतर जो चुनौतियां थी, सरकार
उन चुनौतियों को, उन परेशानियों को कम करने की बजाय जिस तरह से जल्दबाजी में छूट दे करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के उन मजदूरों को जो दिल्ली में फंसे हुए हैं, उनको और एक भारी संकट की तरफ आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। सो केजरीवाल जी ने जिस तरह से ये फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी सलाह मशवरे के, बगैर किसी प्लान के इन्होंने ये छूट दे दी। हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 19 से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर कई बार चाकू से हमला किया और बाद में खुद को भी चाकू मार दिया, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन दोनों की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर 32 के GMCH हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। दरअसल युवक युवती के पड़ोस का ही रहने वाला है और युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में मीट की दुकान में गाय का मांस मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घटना फरीदाबाद के सेक्टर 17 बाईपास रोड की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सूचना गोरक्षा युवा वाहिनी के चेयरमैन अशोक बाबा की ओर से दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन मौके पर कोई भी आरोपी हाथ नहीं आया। फिलहाल मीट को कब्जे में लेकर वेटरनरी डॉक्टर के हवाले कर दिया गया है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे को मुखबर घाट से सूचना मिली थी, इस दुकान के अंदर बंद शटर के अंदर कुछ लोग गाय का मांस बड़े पीसों को छोटे पीसों में कन्वर्ट करके उन्हें पैकिंग में बेच रहे हैं। हाँ जी, गाय का मांस है ये। कितनी मात्रा में, कहाँ से लेकर आए? ये पीछे फतेहपुर तगा का है ये दुकान वाला, और फतेहपुर तगा से ही मांस को ये लेकर आ रहा है, पीछे से अपना जिस तरीके से भी लेके आते हैं। हमें सूचना मिली थी एक सेंट्रो गाड़ी मेटालिक से कलर की, हल्के हल्के मेटालिक से कलर की, जो साइड में खड़ी है उस गाड़ी के अंदर इनका मांस आया है, और वो गाड़ी साइड में खड़ी है, उसमें खून के धब्बे भी लग रहे हैं। हाँ जी, मामला ये है, अपने अशोक बाबा है गौरक्षा के युवा वाहिनी के प्रधान है, इन्होंने सूचना दी, थाने में टेलीफोन करके बताया कि बोले गऊ का मीट कुछ लोग यहाँ बेच रहे हैं दुकान पर। यहाँ पर आए हैं, देखा है, चेक किया है, तो उसमें मीट है। डॉक्टर साहब को बुलाया है पशु अस्पताल से, उन्होंने भी चेक किया है। अब इनको सैंपल भेजा जा रहा है लेबोरेटरी में। इसके परीक्षण के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी, अगर मीट का जिस भी पशु का है उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और फिलहाल FIR दर्ज कर रहे हैं। उसके बाद में जैसा होगा आरोपियों के खिलाफ सबूत गुजरेंगे, उसी हिसाब से सबको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करके मुकदमे पर 100 किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन में सरकार की ओर से छूट दी गई है, जिसके बाद हरियाणा के करनाल में प्रशासन ने बाजार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। लेकिन बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लोग बेवजह घर से बाहर आ गए। वहीं अब जिले में सोमवार को 2 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद फिर से प्रशासन की मीटिंग हुई, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बाजारों में जुटी भीड़ को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। सारे बाजार वाले भाई बंधुओं से प्रार्थना है विनम्र कि प्रशासन जो भी कर रहा है वो आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए कर रहा है। जो भी चाह रहा है प्रशासन की ये मनसा या ये नहीं है हमारी आपके पास कस्टमर ना आए या आपकी दुकानें ना खुले। हम भी चाहते हैं सारा सुचारू रूप से चले और बढ़िया तरीके से चले, आप भी खुश रहे और सारा कुछ कस्टमर भी हो। पर देखिए व्यवस्था को बनाने में कुछ टाइम लगता है। कल फर्स्ट डे था, कल कुछ और था, पर कल आपके देखने में आया कि भीड़ भाड़ बहुत थी, जिसे आज ऑड इवन किया गया। ये एक ट्रायल के रूप में है। अगर ये अच्छा होगा, बढ़िया होगा तो इसको लगातार चलाया जाएगा। अगर इसमें रिजल्ट देखे जाएंगे आज शाम को, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो इसको चेंज करना पड़ा तो चेंज भी किया जाएगा। आप सभी संयम बनाकर रखें। मेरी आपसे पहले भी प्रार्थना थी, अब भी यही प्रार्थना है। अब इन दिनों में कमाने की ना सोचे, जीने की सोचे। थोड़ा हमारे साथ सहयोग बढ़ाए। प्रशासन के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी, DC SP साहब के पास बहुत कुछ सोचने को बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे शहर का। एक खाली एक बाजार या एक दुकान के लिए अगर इतना ज़्यादा हम वो करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि अगर हमारे दिक्कत आई या हमारे काबू से बाहर हुआ तो ऐसा कोई डिसीजन दे दे, इनको बिल्कुल लॉकडाउन का भी दे दे, पर हम उस व्यवस्था के साथ चले, उसे ऐसे बनाए रखें कि ऐसा कोई डिसीजन ना आए कि बंद हो, कल ऐसे खुली रहे, आराम से कस्टमर आते रहे और आपके दुकान। 4 मई को हमारे जिले में 2 केसेस कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। इनमें से एक पृथ्वी विहार का रहने वाला है जो सब्जी विक्रेता यानी वेजिटेबल वेंडर का काम करता है,
और दूसरा इंडिविजुअल रामनगर का है जो हमारे यहाँ ओपीडी में चेकअप कराने के लिए आया था और उसका कोरोना टेस्ट लेने पे पॉजिटिव पाया गया। इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है और इनके जो रहने की जगह है उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके और उसको सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज करनाल में जो कि लॉकडाउन के तीसरे फेज में कुछ छूट दी गई थी, तो मार्केट एरियाज में और बाकी सड़कों पे देखा गया कि कुछ जगह काफ़ी भीड़ दिखाई दी। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि लॉकडाउन 3 का पालन करें और अति आवश्यक कार्य होने पे ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में ही रहें। ये बड़ी ही सीरियस और गंभीर बीमारी है और बड़ी कंटेजियस भी है, इसलिए अगर हम इसमें थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो बड़ा ज़्यादा खतरा उठाना पड़ सकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही अफवाहों पे ध्यान दें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। प्रशासन आपको हर एक सुविधा अवेलेबल कराने के लिए 24 घंटे। हरियाणा के पलवल जिला पुलिस ने शहर की सभी दुकानदारों, व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं, रेहड़ी वालों और मजदूरों की कोरोना जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और इसी को लेकर के पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों के पास जाकर के उनसे अपनी जांच करवाने की अपील की है। पलवल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 है, जिसमें से 32 मरीज ठीक होकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं और 2 लोगों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। अफसरों के आदेश मिले हैं कि मार्केट में जो जितने भी दुकानदार हैं उनके सभी के मेडिकल चेकअप करा के और उनकी रिपोर्ट अपने चौकी थाने में जमा कराएं। तो आज अफसरों के आदेश से मार्केट में पहुंचकर सभी दुकानदारों को अपना कोरोना से संबंधित चेकअप करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर चौकी में जमा कराएं। सभी को हिदायत दी गई। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सियासी लोग किन्ने कुने वफा, इन्हां दे दावियां ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? इन्हां सवालों के जवाब लभण दे लई देखो जगतार दा वार हर एतवार शामी 7 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पे। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के भिवानी में मंगलवार को एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम भी मौजूद रहे। उन्होंने ही इस अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाई मिलेगी। इसमें न केवल सरकारी अस्पताल के चिकित्सक समय के अनुसार अपनी सेवाएं देंगे, बल्कि निजी अस्पताल के चिकित्सक भी अपनी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। फिजिशियन होंगे, सर्जन होंगे, तकरीबन हर बीमारी के डॉक्टर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट से हम सेवा देंगे। जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम के लीडिंग डॉक्टर हैं शहर के, हमारे डॉक्टर मित्तल हैं, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा हैं, RP शर्मा हैं, और भी डॉक्टर जिस चीज़ के बीमारी के क्रम में मरीज आते जाएंगे, यहाँ पे 1-1 घंटा हर डॉक्टर यहाँ सेवाएं देगा। जहाँ तक यहाँ की दवाइयों की बात है, हमारे हरियाणा की बहुत प्रमुख समाज सेवी ज्ञानो देवी जी ने हमारी इस जनता जनार्दन के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं, ज़रूरतमंद मजदूर हैं, जिनको खाना तो जनता रसोई हमारी क्रम महापंचायत के बिरलाल सलाह, विनोद मरिक और हमारे धर्मवीर नारा जी, रामदेव तायल जी, कमल प्रधान जी, बजरंग लाल जी, ये सारी मुहिम करा रहे थे। आज इन्हीं के
अधीन क्रम आज फिर ये जनता अस्पताल का काम शुरू कर दिया। ये महापंचायत के माध्यम से ये एक ऐसी सुविधा दी गई है जिससे लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी और उनके लिए दवाइयाँ और डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं और प्रति व्यक्ति के लिए ये ज़रूरत है कि जिस प्रकार ज्ञानो देवी जी ने अपने कोष से 15 लाख रुपए की दवाइयाँ मंगाई, वो बड़े उत्साह की बात है कि नगर में कोई भी व्यक्ति कहीं छुपा है तो वो काम करने में अपना विश्वास रखता है और यदि ऐसी सेवा के कार्य हमारे चलते रहे तो हम इस वायरस से निपटने में सक्षम हों। क्या कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है उसके बावजूद हॉस्पिटल खोला गया है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। ये बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है पंजाब में और आज रात 12 बजे से ही ये नई दरें लागू कर दी जाएंगी। हरियाणा, दिल्ली में पहले दाम बढ़ाए गए और अब पंजाब सरकार ने भी ये बड़ा फैसला ले लिया है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान सरकारों को उठाना पड़ रहा है, उसी की भरपाई के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज रात 12 बजे से ये नई दरें लागू कर दी जाएंगी। पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है पेट्रोल भी और डीजल भी। आज रात 12 बजे से ये नई दरें लागू कर दी जाएंगी। पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल डीजल में 2 रुपये का इजाफा किया गया है प्रति लीटर के हिसाब से। ये बड़ी खबर, आज रात 12 बजे से ही नई दरें लागू कर दी जाएंगी। पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। राज्य सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल 2 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से ही ये नए जो दाम हैं, नई जो दरें हैं, उनको लागू कर दिया जाएगा। पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ जहां लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और जिस तरीके से अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है लॉकडाउन में, तो राज्य की सरकारें भी तमाम ऐसे कदम उठा रही हैं ताकि उनके राजस्व को फ़ायदा पहुंचे, राज्य की सरकारों को फ़ायदा पहुंचे। और अब पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पेट्रोल डीजल में 2 रुपये का इजाफा किया गया है प्रति लीटर के हिसाब से। आज रात 12 बजे से ही ये नई दरें लागू कर दी जाएंगी। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार की बात करें तो जिस तरह से रेवेन्यू में इजाफा करने को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि वैट टैक्स जो है उसके अंदर वृद्धि की गई है। सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिहाज से जो सरल शब्दों में कहा जाए, 2 रुपये डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा किया गया है जो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। यानी आज रात 12 बजे से 2 रुपये महंगा पेट्रोल और डीजल पंजाब में लोगों को खरीदना पड़ेगा। जी विनीत, लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि लॉकडाउन लागू है और किसी का भी कोई भी काम नहीं चालू हुआ है अभी तक, और इसी बीच एक और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन में अब छूट मिल रही है, लोग अपने घरों से निकलना शुरू करेंगे, लेकिन उनके सिर पर एक ये बोझ डाल दिया गया है राज्य सरकार की तरफ। देखिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की बात करें तो जिस तरह से लगातार राज्य सरकार के रेवेन्यू में लॉस होता नजर आ रहा है, और अगर एक बड़े आंकड़े की बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों मनप्रीत बादल भी कहते नजर आए थे कि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार को 22,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी समय से सभी काम धंधे जो हैं वो बंद है, ना ही कोई वैट से उगाही हो रही है, ना ही एक्साइज से उगाही हो रही है। तो इसीलिए सरकार ने अब कहीं ना कहीं वैट टैक्स में वृद्धि की है और इस वैट टैक्स के माध्यम से अपने रेवेन्यू का नुकसान थोड़ा बहुत भरने का प्रयास सरकार करती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, लोगों की जेब जरूर ढीली होगी क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से उनकी आजीविका पर भी असर पड़ा है, उनकी नौकरियों पर भी असर पड़ा है, और उसके बाद सरकार के ये फैसले कहीं ना कहीं लोगों की जेब को जरूर हल्का करते नजर आएंगे। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए विनीत आपका शुक्रिया। तो आज रात 12 बजे से ही नई दरें लागू हो जाएंगी। पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया गया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल की कुल्लू पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि पुलिस ने बजौरा के प्रवेश द्वार से 2 लोगों को 102 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर 2 युवक दिल्ली से नशीले पदार्थ की खेप लेकर कुल्लू पहुंचे और पैदल ही कुल्लू प्रवेश करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल्लू जिला में कर्फ्यू की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ ही अन्य अपराध जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, अफीम की खेती, चरस की खेती इत्यादि पर भी काफ़ी नज़र रखी जा रही है। इसी क्रम में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर जब निगरानी रखी गई तो उसमें से 2 ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर गाड़ी लेकर दिल्ली गए और वहाँ से चिट्टा खरीद कर लेकर आए, और उनमें से एक व्यक्ति जो बजौरा में चेकिंग के डर से पीछे ही उतर गया और उसने अपने साथी को वहीं मिलने के लिए नदी के रास्ते कुल्लू की बाउंड्री में एंटर करने के लिए बोला, जहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों को 102 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हिमाचल के जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर के निकटवर्ती क्षेत्र चचिया नगरी के हीरालाल ठाकुर कोरोना महामारी के बीच दूसरों के लिए एक मिसाल बने हैं। हीरालाल ठाकुर बद्दी में नौकरी करते हैं और 30 अप्रैल को अपनी पत्नी के साथ बद्दी से आए हैं। घर पर बुजुर्ग माता पिता और 3 बेटियां हैं। हीरालाल ठाकुर अपनी पत्नी के साथ एहतियातन रूप से घर के नजदीक खेतों में टेंट लगाकर क्वारंटीन हो गए हैं और इस दौरान ना तो वो परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं और ना ही बाहर निकल रहे हैं। मैं सर 30 तारीख को आया था, 30 तारीख शाम को पहुंचा था। और आपने खुद को अलग क्वारंटीन करने का फैसला क्यों लिया? आपके साथ आपकी धर्मपत्नी भी हैं। सर अलग क्वारंटीन करने का ये फैसला मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मतलब जैसे बीमारी है ये जिस तरीके से फैल रही है, अब देखो अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो इस बीमारी को कंट्रोल करने में असमर्थ है और लाशों के अंबार लगे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल बार बार आता है कि हमारे हिमाचल या इंडिया जैसा देश जो है, यहाँ पे अगर हिमाचल में इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इसको कंट्रोल करना कितना ही मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर मेरे दिमाग में ये ख्याल है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में 42 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इन मामलों में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जग्गू को ढिलवा सरपंच के कत्ल केस में कुछ दिन पहले ही बटाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसकी जांच कराई गई। जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मामले की जानकारी मिलने के बाद गैंगस्टर की मां ने पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया। जगदीप जग्गू इन्होंने 8 दिन 6 दिन हो गए रिमांड ते लिया पुत मेरा होना ते उन्हें कोरोना वायरस आ गई है। ओदी रिपोर्ट ये आ गई है। मैंने दसण लिया कौन है? मैनू डॉक्टर जगदीप सिंह जग्गा डॉक्टर साढ़े पिंड का उन्हें दसिया हरप्रीत डॉक्टर ने दसिया है। मैनू दसण मेरा पुत विखा देन। जे मेरा इन्हें पुत ना विखाया तो मेरे को जिथों तक पहुंचा गया मैं पहुंचना जी। मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खड़काऊं, हाई कोर्ट का अगे खड़काया। मैं इन्हों कहो भी मुंडा विखा देन। इन्हों के घर बच्चे ने मेरा इन्हें जीना आराम है। मासा की जिन्नी धी है, कभी कोई टो चलाते हैं, कभी कोई टो धमकियां देंगे। जी गोली मारनी मैनू मार दे, इतने मैं मुंडे नहीं मारना। हाँ मैं मुंडे नहीं मारना। कोरोना वायरस के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है, वहीं पंजाब में कर्फ्यू भी लागू है, मगर फिर भी लोग बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए खन्ना पुलिस ने आज सख्ती बरतनी शुरू कर दी और कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर घूम रहे लोगों को पकड़कर उनके वाहन के चालान काटे गए। वहीं मौके पर कुछ तो दवाई लेने का बहाना लगाकर निकल गए और कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खन्ना के डीएसपी राजन परमिंदर सिंह ने ये कहा है कि जो बिना पास के वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। कार्रवाई कर रहे हैं जो बाहर गड्डी जिन्हों को पास नहीं है विदाउट पास बाहर गड्डी तो फिरते हैं, इन्होंने खिलाफ 178 का केस रजिस्टर करांगे और गड्डियां बॉन्ड करांगे। जिन्हें दुकानदार है जिन्होंने टाइमिंग दिता है उस तो बाद वो दुकान भी खोलता है, इसको फिर की करें? अभी टोटल पिछले 15-20-25 दिनों टोटल 60 के आस पास जो 188 IPC के केस रजिस्टर किए हैं। जो दुकानदार कानून की लंघना करेंगे उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। और मेरी तुहाडे माध्यम राਹੀਂ तुहाडे चैनल के माध्यम राਹੀਂ लोगों को अपील है कि वो प्रशासन का साथ देन। जिहड़ा परमिशन का टाइम है उस तो बाद इमीडिएट अपने घर जान, बिना काम तो फालतू ना तुरे फिरें। ठीक है।
पंजाब के मोगा में सेहत विभाग द्वारा जांच के लिए भेजे गए सैंपलों में से आज 9 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आज की रिपोर्ट के बाद मोगा में मरीजों की संख्या 37 हो गई है, जिनमें 4 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक मरीज का इलाज लुधियाना में चल रहा है। बाकी सभी मरीजों को मोगा के सरकारी अस्पताल में रखा गया है। कोरोना में साढ़े सर अज 9 पॉजिटिव केस आए हैं होर टोटल मिला के साढ़े कोले 36 पेशेंट हो गए। एक पेशेंट जिहड़ा साडा मोगे जिले का लुधियाने इलाज करा रहा। इस तरह 37 मरीज। तो डॉक्टर टोटल कितने हम तक जिहड़े आप सैंपल भेजे ने, कितने नेगेटिव आए ने और कितने पेंडिंग रहंदे ने? सर 1325 सैंपल असीं कल तक भेज चुके हैं। 521 नेगेटिव पाए गए हैं। 717 की रिपोर्ट जिहड़ी आ वेटेड। ये सारे जिहड़े 36 हुण अपने कोल ने सारे मोगा सरकारी हस्पताल आइसोलेशन वार्ड में इन्हों लियावांगे जिहड़े नवे अज आए उन्हों का इलाज किया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से होम्योपैथिक डॉक्टरों को मनुष्य के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए मुफ्त में होम्योपैथिक दवाई देने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के बरनाला की होम्योपैथिक यूनियन की ओर से बरनाला में पत्रकारों को आर्सेनिक दवाई देकर अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान यूनियन ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ रहे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वो खुद इन दवाइयों का वितरण करेंगे। ये देखो जी, बहुत बार ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी वेरीफाई की गई है। मोर ओवर ਜਿਹੜੇ होम्योपैथिक रिसर्चर ने ਜਾਂ टॉपमोस्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ने जिन्हों का 20-50 साल का तजर्बा भी हैगा, उन्होंने इस गल ਨੂੰ वेरीफाई किया भी घट्टो घट्ट 700-800 मैडिसिन होम्योपैथी उन्होंने ਵਿੱਚੋਂ एक स्पैसिफिक मैडिसिन चूज की गई है। तो बिल्कुल सटीक मैडिसिन भी आप डिटेल च स्टडी करिए है ना, चलो इन्ना टाइम भी नहीं है भी आप इत्थे डिस्कस करिए। तो बिल्कुल परफेक्ट मैडिसिन आ जिहड़ी कि आयुष डिपार्टमेंट वालों मतलब रिकमेंड की गई है। तो असी फ्रंट लाइन वर्करस ने जिहड़े कोविड-19 काम कर रहे हैं, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, हैल्थ वर्करस, प्रैस मीडिया, सैनीटेशन एम्पलाइज, मतलब इन्होंने सारे असी फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। मोर ओवर जी पब्लिक आ उन्होंने असी क्लीनिक तो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिसिन। देखो जी, गल ये है कोरोना वायरस के चलते जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे पुलिस वाले है, स्वास्थ्य विभाग वाले है, सफाई कर्मचारी ने या मीडिया परसन है, क्योंकि देखो ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया जो इस भयानक समय के भी बिच वड़ के जो लोगों है इस संबंधी अपडेट कर रहा है। लेकिन किसी भी जो संस्था वालों या सरकार वालों मीडिया की हौसला अफजाई नहीं की गई और उन्होंने वास्ते कोई भी जो राहत के कदम नहीं चके गए। इस तो बाद जो बरनाला के जो यह एसोसीएशन हैगी है, होम्योपैथिक एसोसीएशन है, इन्होंने जो मैडिसन दी है ये किते ना किते जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के वास्ते बहुत वधिया काम कर रही है। और असी इस गल के धन्नवादी भी हैं भी इन्होंने जो प्रैस के वास्ते सोचा, घट्टो घट्ट इन्होंने तो जरूर सोचा, क्योंकि होर किसी संस्था ने या किसी सरकार ने जो क्योंकि जो मीडिया वो भी कोरोना वॉरियर्स ने, ये भी जो सीधे जो अंदर वड़ के जो तुहानूं अपडेट दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सरकार नूं जो पत्रकार है इन्होंने भी जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी इन्हों का जरूर असीं धन्नवाद करते हैं भी इन्होंने जो पत्रकारों वास्ते जरूर सोचा। सो इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने लई जिथे सरकार कहती है गर्म पानी पीओ, जिथे कहती है तुसीं अदरक लो, तुसीं ग्लो लो, उत्थे जिहड़ी सरकार ने, पंजाब सरकार ने जिहड़ी हदायतां जारी कीतियां ने कि जिहड़ी होम्योपैथी की जिहड़ी आर्सेनिक 30 वो दवाई है भी वो सारे जिन्हें भी अज फ्रंट लाइन ते लोग लड़ रहे हैं जां जिहड़े घरां च भी लोग बैठे हैं उन्हां दी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने लई अज सारे ही जिन्ने भी साडे होम्योपैथिक दे पंजाब च डॉक्टर्स ने उस जिहड़ी वड्डी लड़ाई च जिहड़े अज फ्रंट ते लोग लड़ रहे, आप भी फ्रंट ते आके इस लड़ाई च सेवा कर रहे। सो साडे जिले दे डॉक्टर साजन जी ये बड़ी ही तनदेही नाल जिन्ने भी अज बरनाले च फ्रंट लाइन ते लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स ने, चाहे पुलिस दे मुलाजम ने, चाहे सिविल प्रशासन के लोग ने, चाहे आशा वर्कर तो लैके चाहे सैनिटरी जिहड़े डिपार्टमेंट के जिहड़े लोग ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ये जिहड़ी मेडिसिन प्रोवाइड। चलिए फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।